हाय एवरीवन, आई एम सी अर्चना अग्रवाल एंड आज हम लोग आपके सीए फाउंडेशन बिजनेस लॉ का रिवीजन करेंगे। ये बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड रिवीजन होगा और इसमें हम सारे चैप्टर्स कवर करेंगे एक्सेप्ट कंपनी लॉ। एंड ये रिवीजन एकदम फास्ट ट्रैक मोड में होगा एंड प्लस मेरे हैंड रिटन नोट्स के साथ होगा। ये हैंड रिटन नोट्स आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, मैंने वहां पे अपलोड कर दिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आपका जो चैप्टर 1 है विच इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि ये इसका वेटेज बहुत ज्यादा होता है एग्जाम्स में, लगभग 20 से 25 मार्क्स का होता है। तो आपको इसमें बहुत ही ज्यादा अच्छे से फोकस करना है और ये आपका बेस है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद इट। सो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आया कब था? ये आया था 1 सितंबर 1872 को। इट स्टार्ट्स विद इफेक्ट फ्रॉम 1 सितंबर 1872 और ये एक्सटेंड होता है होल ऑफ इंडिया। पहले क्या होता था, जम्मू एंड कश्मीर में एक्ट नहीं लगता था, बट नाउ इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। सो कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन क्या कहती है? सेक्शन 2 क्लॉज एच कहता है कि एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सिएबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। तो एग्रीमेंट भी होना चाहिए और एनफोर्सिएबिलिटी बाय लॉ भी होना चाहिए। एनफोर्सिएबल बाय लॉ का मतलब ये होता है कि एट द टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का इंटेंशन होना चाहिए पार्टीज का। एट द सेम टाइम सेक्शन 10 की जो सारी कंडीशंस हैं वो फुलफिल होनी चाहिए, तभी एक अग्रीमेंट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिबल बाय लॉ। एग्रीमेंट की डेफिनेशन डिफाइन करी गई है सेक्शन 2 क्लॉज ई में, जो कहता है एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। यानी कि हर प्रॉमिस और उसके साथ एक कंसिडरेशन होना चाहिए, वो एग्रीमेंट होता है। सो प्रॉमिस क्या होते हैं? प्रॉमिस डिफाइन किया गया सेक्शन 2 क्लॉज बी में, विच सेज व्हेन पर्सन टू हुम प्रपोजल इज मेड, जिसको प्रपोजल किया जाता है यानी कि ऑफरी, signifies his assent thereto, that proposal when accepted becomes a promise। तो एक ऑफरर होगा, एक ऑफरी होगा। ऑफरर जो है वो ऑफरी करेगा सामने वाले को अपना ऑफर, और ऑफरी जब एक्सेप्ट कर लेता है तो वो एक्सेप्टेड प्रपोजल बन जाता है एंड दैट एक्सेप्टेड प्रपोजल बिकम्स अ प्रॉमिस। तो जो प्रॉमिस के साथ अगर कंसिडरेशन जुड़ जाता है दैट बिकम्स आपका कॉन्ट्रैक्ट अलोंग विद एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ। एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ भी होना चाहिए, जो डिफाइन किया गया है सेक्शन 10 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। तो एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ का मतलब, जैसे कि हमने डिस्कस कर ही लिया है, होता है लीगल ऑब्लिगेशन और इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। फॉर एग्जाम्पल, आपके फादर ने आपको प्रॉमिस किया कि अगर आप सीए एग्जाम्स पास कर लेते हैं तो वो आपको आईफोन दिलाएंगे। नाउ और आप क्लियर कर लेते हैं सी एग्जाम और आप अपने फादर के पास जाते हैं अपना आईफोन क्लेम करने के लिए, एंड आपके फादर रिफ्यूज कर देते हैं। नाउ आप अपने फादर को स्यू नहीं कर सकते कोर्ट में, क्योंकि एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट आप दोनों ही पार्टीज का इंटेंशन नहीं था लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का। सो इसलिए ये सोशल अग्रीमेंट्स या फिर डोमेस्टिक अग्रीमेंट्स कहलाते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट्स का इफेक्ट नहीं लेते। और एट द सेम टाइम अगर आप एक शॉप में जाते हैं और आप एक आईफोन खरीदते हैं और सपोज आप पेमेंट कर देते हैं, बट आईफोन आपको उसी टाइम में डिलीवर नहीं होता, या दे डोंट डिलीवर यू द गुड्स, तो दैट बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट। बिकॉज उसमें क्या होता है, आपकी एट द टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट आपका लीगल इंटेंशन होता है पार्टीज को स्यू करने का, कि अगर सामने वाली पार्टी ने अपना प्रॉमिस फुलफिल नहीं किया तो आप उसे कोर्ट ले जाकर स्यू कर सकते हैं और उसका प्रॉमिस जो है फुलफिल करवा सकते हैं। सो ये बेसिक डिफरेंस होता है एनफोर्सेबल बाय लॉ में। जो सोशल एग्रीमेंट्स होते हैं वो अलग होते हैं और जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो अलग होते हैं। सो अग्रीमेंट जैसे कि हमने डिस्कस कर लिया है, ऑफर या फिर प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस, एंड कॉन्ट्रैक्ट जो होता है उसमें एक्सेप्टेड प्रपोजल प्लस एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ जुड़ जाता है। एग्जाम्पल्स हमने डिस्कस कर ही लिए। तो एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट का डिफरेंस क्या होता है? एग्रीमेंट में ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस होता है, कॉन्ट्रैक्ट में अग्रीमेंट प्लस लीगल एनफोर्सिबिलिटी होती है। एग्रीमेंट का स्कोप ऑब्वियसली वाइडर होता है क्योंकि उसमें सोशल अग्रीमेंट्स भी आ जाते हैं, उसमें लीगल अग्रीमेंट्स यानी कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स भी आ जाते हैं। बट जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें वो सिर्फ नैरो सेंस होता है, बिकॉज उसमें सिर्फ लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स ही आते हैं या लीगल अग्रीमेंट्स ही आते हैं जो आप कोर्ट में स्यू कर सकते हैं। एग्रीमेंट में आप जरूरी नहीं है कि लीगल रिलेशन क्रिएट ही हो, वो ही एग्रीमेंट्स में लीगल रिलेशनशिप क्रिएट होगा जिसमें जो कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे, बट कॉन्ट्रैक्ट में हमेशा ही लीगल रिलेशनशिप होगा। जो नेचर होता है एग्रीमेंट का वो होता है ऑल अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट्स। तो ऑब्वियस सी बात है, ऑल अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स, क्योंकि जो सोशल अग्रीमेंट्स है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट्स। हर कॉन्ट्रैक्ट में अग्रीमेंट तो होगा ही, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है, अगर उसमें एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ जुड़ जाता है एग्रीमेंट में। तो हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया है? हमने डिस्कस कर लिया है कॉन्ट्रैक्ट, हमने एग्रीमेंट की डेफिनेशन डिस्कस कर ली है, हमने डिस्कस कर लिया है प्रॉमिस, हमने डिस्कस कर लिया है एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ, और हमने
डिस्टिंग्विश डिस्कस कर लिया है एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट का। नाउ लेट्स मूव ऑन टू एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, कि एसेंशियल्स क्या होते हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के। तो कुछ एसेंशियल्स तो सेक्शन 10 ने डिफाइन करे हैं, बट कुछ एसेंशियल्स इंटरप्रेटेड हैं, वो सेक्शन 10 ने नहीं बोले हैं, बट वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो जो कंडीशन सेक्शन 10 में डिफाइन नहीं किए गए हैं बट इंपॉर्टेंट है, वो होते हैं टू पार्टीज। ऑब्वियसली बात है, आप कॉन्ट्रैक्ट खुद के साथ तो कर नहीं सकते, देयर हैज टू बी एटलीस्ट टू पार्टीज, दो पार्टीज कम से कम का होना जरूरी है। ये नेचुरल पर्सन्स भी हो सकते हैं, कंपनीज भी हो सकते हैं, यूनिवर्सिटीज भी हो सकती है, मतलब एनी पर्सन विच इज डिफाइंड अंडर द लॉ। अच्छा, ये एक केस लॉ है, स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस रमनलाल एसेंट कंपनी। इसमें क्या होता है कि ये पार्टनरशिप फर्म होती है रमनलाल एसेंट कंपनी, ये डिसॉल्व हो रही होती है और इनके जो एसेट्स हैं वो पार्टनर्स में डिवाइड कर रहे, वो अपने आपस में बांट रहे होते हैं जो सारे पार्टनर्स हैं। और सेल्स टैक्स ऑफिसर जो है वो इस ट्रांजैक्शन पे टैक्स लगाना चाहता है, सेल्स टैक्स। तो कोर्ट ने बोला कि ये सेल नहीं है, ये तो पार्टनर्स जो है जॉइंट ओनर्स हैं और इसमें सेल्स टैक्स नहीं लगेगा। तो इसमें अप्लाई नहीं होता है सेल्स टैक्स, बिकॉज इसमें सारे जो एसेट्स हैं वो पार्टनर्स डिवाइड कर रहे थे और क्योंकि वो जॉइंट ओनर्स थे। पार्टीज का इंटेंशन होना चाहिए टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, जैसे कि हमने अभी एग्जांपल किया था कि आपके फादर ने आपको आईफोन गिफ्ट नहीं किया ऑन पासिंग सीए एग्जाम्स। अब आप उनको स्यू नहीं कर सकते बिकॉज एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट आपका रिलेशन, सॉरी, आपका इंटेंशन ही नहीं था लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का। तो इसी के साथ एक फेमस केस लॉ है बाल्फर वर्सेस बाल्फर। इसमें क्या होता है, एक जो हस्बैंड होता है वो प्रॉमिस करता है अपनी वाइफ को कि वो हर महीने उसे एक सम भेजेगा, क्योंकि वो घूमने गए होते हैं अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री, बट वहां जाके जो मिसेस बाल्फर होती है उनकी तबीयत खराब हो जाती है और उनका एग्रीमेंट होता है कि मिस्टर बाफर तो अपने होम कंट्री आ जाएंगे बट मिसेस बाफर वहीं पे रहेंगी कुछ टाइम तक, क्योंकि उनका वहां पे ट्रीटमेंट चल रहा होता है। इसी के दौरान वो अग्रीमेंट करते हैं कि जब वो वापस आ जाएंगे मिस्टर बाफर, वो हर महीने उन्हें कुछ मेंटेनेंस भेजेंगे। जब वो वापस आ जाते हैं उसके कुछ महीनों के बाद से वो उन्हें मेंटेनेंस भेजना बंद कर देते हैं, तो उनकी जो वाइफ है वो उन्हें स्यू कर देती है। नाउ इट वाज हेल्ड कि क्योंकि ये अग्रीमेंट सोशल अग्रीमेंट था दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच में और उन दोनों का ही इंटेंशन नहीं था टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, तो दिस वाज अ सोशल अग्रीमेंट एंड यहाँ पे कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। तो पार्टीज का इंटेंशन होना जरूरी है एट द टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट, उनका लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का इंटेंशन होना चाहिए। अदर फॉर्मेलिटीज टू बी कंप्लाइड विद, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऐसे तो कुछ नहीं कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न ही होना चाहिए या ओरल होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट कैसा भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, बट कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो रिटर्न होने ही चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस और इमूवेबल प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट्स, क्योंकि जो इनके रेस्पेक्टिव लॉज हैं, जैसे कि इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट का IRDAI और इमूवेबल प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट्स का ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ये खुद ही कहते हैं कि इन कॉन्ट्रैक्ट्स को राइटिंग में होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए, स्टैम्प्ड होना चाहिए। तो ये कॉन्ट्रैक्ट्स ओरल नहीं चलेंगे, ये रिटर्न होने ही चाहिए, रिटर्न होने चाहिए तभी ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का शेप लेंगे। तो अभी तक हमने तीन कंडीशंस डिस्कस कर ली हैं। टू पार्टीज होना चाहिए, पार्टीज मस्ट इंटेंड टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, एंड थर्ड, कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे हैं जिनमें राइटिंग में होना चाहिए, फॉर एग्जांपल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट्स। नाउ कमिंग ऑन टू फोर्थ पॉइंट, सर्टेन होना चाहिए जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है। फॉर एग्जाम्पल आप गए एक शॉप में, आपने कहा आपको एक ऑयल खरीदना है, कौन सा ऑयल खरीदना है, मस्टर्ड ऑयल खरीदना है, ऑलिव ऑयल खरीदना है, पीनट ऑयल खरीदना है, विच ऑयल। तो देयर हैज टू बी सर्टेनिटी, सर्टेन होना चाहिए, वेग नहीं होना चाहिए, ना कि इनडेफिनेट होना चाहिए। इनडेफिनेट का मतलब कि आपने एक अपनी प्रॉपर्टी मुझे लीज पे दी फॉर इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम। नाउ इसमें इनडेफिनेट है, पीरियड डिफाइन ही नहीं किया गया है, तो देयर हैज टू बी सम पीरियड, इतने टाइम के लिए है, 1 ईयर के लिए है, 2 ईयर के लिए है। एट द सेम टाइम की सर्टेन होना चाहिए कौन सा ऑयल आप ले रहे हैं, तो सर्टेन होना चाहिए एंड वेग नहीं होना चाहिए, इनडेफिनेट नहीं होना चाहिए। पॉसिबल ऑफ परफॉर्मिंग एग्रीमेंट, पॉसिबल होना चाहिए परफॉर्म करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल एक म्यूजिशियन को आपने हायर किया टू मेक अ डेड पर्सन अलाइव, और आपने एक म्यूजिशियन को कहा कि डिस्कवर ट्रेजर बाय मैजिक, कि अपने मैजिक से खजाना ढूंढो। नाउ दीज आर वॉइड एग्रीमेंट्स, ये वॉइड हैं और ये इनमें कोई भी वो नहीं है, इनमें कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। सो देयर हैज टू बी पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। हाँ, डिफिकल्ट हो सकता है बट पॉसिबल होना चाहिए परफॉर्मिंग के। ठीक है, तो अभी तक हमने 5 कौन-कौन से डिस्कस कर ली हैं। टू पार्टीज होना चाहिए, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए, अदर फॉर्मेलिटीज मतलब कि कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे हैं जो रिटन में होने चाहिए, जैसे कि इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स और
आपके ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट, सर्टेन होना चाहिए मीनिंग और पॉसिबल होना चाहिए परफॉर्मेंस के। ये 5 हमने कंडीशंस डिस्कस कर ली हैं जो सेक्शन 10 में डिफाइन नहीं थी। अब हम डिस्कस करेंगे वो कंडीशंस जो सेक्शन 10 में डिफाइन की गई हैं। तो अग्रीमेंट होना चाहिए, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होना चाहिए, ओके सिंपल। फ्री कंसेंट होना चाहिए। नाउ फ्री कंसेंट में हम पहले कंसेंट का मतलब समझते हैं। कंसेंट का मतलब होता है कि पार्टीज मस्ट अग्री इन द सेम ऑन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। सेम थिंग होनी चाहिए और सेम सेंस होना चाहिए, इसको बोलते हैं कंसेंसस एडेडम। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको बेच रही हूँ अपनी रेड कार, मेरे माइंड में ये है कि मैं आपको अपनी रेड कार सेल कर रही हूँ, बट आपको ये लगता है आपके माइंड में कि ये मुझे अपनी ब्लैक कार सेल कर रही है। नाउ हम सेम थिंग की तो बात कर रहे हैं, बट हम सेम सेंस में नहीं बात कर रहे, क्योंकि मैं आपको रेड कार अपनी सेल करना चाह रही हूँ और आप मेरी ब्लैक कार खरीदना चाह रहे हैं। तो कंसेंट का मतलब होता है सेम थिंग इन द सेम सेंस। और फ्री कंसेंट का मतलब होता है व्हेन कंसेंट इज नॉट कॉज्ड बाय कोर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक। तो जब इन 5 चीजों से कॉन्ट्रैक्ट कंसेंट आपका नहीं बना है, तब वो फ्री कंसेंट कहलाता है। कौन सा? कोर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक। तो इनमें से जो हमने फर्स्ट 4 डिस्कस करे, कोर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन, ये 4 तो होते हैं वॉइडेबल, और जो मिस्टेक है वो होता है वॉइड। ये हम आगे डिस्कस करेंगे वॉइडेबल और वॉइड में क्या फर्क है। अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए। कोर्शन का मतलब होता है कि जब आप फिजिकल थ्रेट करते हैं किसी के साथ, फिजिकल उसको डराते हैं, धमकाते हैं, फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग दैट पर्सन एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, तो ये कोर्शन कहलाता है। अनड्यू इन्फ्लुएंस ऐसा होता है मेंटल प्रेशर आप क्रिएट करते हैं दूसरी पार्टीज पे, और कुछ रिलेशनशिप होता है आपका, या तो आप फादर सन है, या तो सर्वेंट और मालिक है, या फिर डॉक्टर और पेशेंट है। तो ये सारे रिलेशन जिसमें एक पार्टी सुपीरियर होती है और दूसरी पार्टी थोड़ा सा इंफीरियर होती है। सेकेंडली थर्डली फ्रॉड। फ्रॉड होता है कि जब आप इंटेंशनली सामने वाली पार्टी को इंटेंशनली आपका पर्पस होता है उसको डिसीव करना या उससे अपना फायदा निकलवाना, दैट इज फ्रॉड। मिसरिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है अनइंटेंशनली, आपको भी पता है कि वो फैक्ट नहीं है, आपको पता ही नहीं है उस फैक्ट के बारे में, आपको खुद नहीं पता है, तो दैट इज कॉल्ड मिसरिप्रेजेंटेशन। इन दोनों में फर्क ये होता है, फ्रॉड जो होता है वो इंटेंशनल होता है, और मिसरिप्रेजेंटेशन जो होता है वो अनइंटेंशनल होता है। मिस्टेक, मिस्टेक में दोनों पार्टीज भी मिस्टेक में हो सकती हैं और एक पार्टी भी मिस्टेक में हो सकती है। तो इनमें से जो फर्स्ट 4 केसेस हैं ये वॉइडेबल कहलाते हैं। वॉइडेबल मतलब एट द टाइम एट द ऑप्शन ऑफ अग्रीव्ड पार्टी, अगर वो चाहें, जो अग्रीव्ड पार्टी है वो रिसाइन कर सकती है कॉन्ट्रैक्ट को, क्योंकि उनके साथ गलत तरह से कंसर्न उनका लिया जा रहा है। बट अगर वो रिसाइन नहीं करती हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाता है और उसके बाद पार्टीज लायबल हो जाती है परफॉर्म करने के लिए, वॉइडेबल पार्टी भी लायबल हो जाती है। बट मिस्टेक का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो वॉइड होता है, क्योंकि उसमें अगर दोनों ही पार्टीज मिस्टेक में है, बायलेटरल मिस्टेक है, तो वो शुरू से ही वॉइड हो जाएगा, उसमें कोई भी वैलिडिटी नहीं होती। ओके, नाउ कैपेसिटी ऑफ पार्टीज। तो जो कॉन्ट्रैक्ट में जो पार्टीज एंटर होती हैं वो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए, या फिर उनकी कैपेसिटी होनी चाहिए, केपेबल ऑफ परफॉर्मेंस होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मतलब इसमें 3 केसेस डिफाइन किए गए हैं। मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए, नॉट अदरवाइज डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ होना चाहिए। मेजर का मतलब 18 से ज्यादा का होना चाहिए, 18 या 18 से ज्यादा का। साउंड माइंड का होना चाहिए, ल्यूनेटिक, इडियट या फिर ड्रंकन पर्सन नहीं होना चाहिए, किसी भी इंटॉक्सिकेंट के नशे में नहीं होना चाहिए। नॉट अदरवाइज डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, एलियन एनिमी नहीं होना चाहिए, कन्विक्ट्स नहीं होना चाहिए, किसी भी लॉ में दोषी करार, फॉरेन सोवरेन्स नहीं होने चाहिए, और इंसॉल्वेंट्स नहीं होने चाहिए। तो अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया है सेक्शन 10 की कंडीशंस में। अग्रीमेंट होना चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज हमने डिस्कस कर लिया है, कंसिडरेशन होना चाहिए, कुछ ना कुछ होना चाहिए, एक के बदले में दूसरा कुछ, मतलब एक हाथ से ले एक हाथ से दे वाली बात है कि समथिंग इन रिटर्न होना चाहिए, या तो कैश में भी हो सकता है या फिर काइंड में भी हो सकता है। इसका जो मैक्सिम है वो है क्विड प्रो क्यो, समथिंग इन रिटर्न। देयर हैज टू बी समथिंग इन रिटर्न, अदरवाइज उस कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ही क्या है ना। कोई चीज फ्री में तो कोई किसी के लिए करता नहीं है। सो देयर हैज टू बी समथिंग इन रिटर्न, कंसिडरेशन होना जरूरी है। लॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट। कंसिडरेशन इज अनलॉफुल। कंसिडरेशन अनलॉफुल तब होती है या जब उससे प्रोहिबिट किया गया है बाय लॉ, और इट वुड डिफीट द प्रोविजंस ऑफ लॉ इफ फ्रॉडुलेंट or involves injury to person or property of another, and courts regard it as immoral or opposed to public policy। तो ये होता है lawful consideration and object, इन चारों चीजों से नहीं होना चाहिए, तभी वो कंसिडरेशन वैलिड होगा या फिर लॉफुल होगा।
एंड नेक्स्ट आपका पॉइंट है नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड और इलीगल। इलीगल नहीं होना चाहिए और वॉइड या फिर वॉइड नहीं होना चाहिए। इलीगल का मतलब कि आप किसी को डरा रहे हैं कि आप मर्डर कर देंगे या फिर मर्डर कर देते हैं, या मेकिंग डिफेमेटरी स्टेटमेंट्स। वॉइड अग्रीमेंट्स मतलब शुरू से ये वॉइड है, वॉइड एब इनिशियो। फॉर एग्जाम्पल आप किसी को कहते हैं कि वो ट्रेड नहीं करेंगे, कोई बिजनेस नहीं करेंगे, मैरिज नहीं करेंगे, लीगल प्रोसीडिंग्स नहीं करेंगे, दीज आर वॉइड एग्रीमेंट्स, क्योंकि आप इन पे रेस्ट्रेंट नहीं लगा सकते, ये हर किसी का राइट है करने का। ओके, सो हमने कौन सी 11 कंडीशंस डिस्कस कर ली हैं, एक बार देख लेते हैं। ये टोटल 11 कंडीशंस हैं एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की। टू पार्टीज होनी चाहिए, पार्टीज मस्ट इंटेंड टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए, अदर फॉर्मेलिटीज मतलब रिटर्न में होने चाहिए। कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स? इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स और इमूवेबल प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट्स। सर्टेन होना चाहिए मीनिंग पॉसिबल टू परफॉर्म होना चाहिए। सेक्शन 10 कौन सी कंडीशंस बोलता है? अग्रीमेंट होना चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज होना चाहिए, कॉम्पिटेंट होनी चाहिए पार्टीज, मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए, नॉट अदरवाइज डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ होना चाहिए। कंसिडरेशन होनी चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए, अनलॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड और इलीगल, वॉइड नहीं होने चाहिए, इलीगल नहीं होने चाहिए। नाउ टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, आपके क्या क्या टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है? ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी और एनफोर्सिबिलिटी, इसमें हम आगे ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस में डिस्कस करेंगे और ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन में डिस्कस करेंगे। सो ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी क्या पॉइंट्स हैं आपकी? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, इट शुड हैव ऑल द एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जो हमने अभी डिस्कस करी, वो सारी 11 की 11 कंडीशंस इसमें होनी चाहिए, तभी एक कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है एक जब कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होता है तो शुरू से तो वो वैलिड होता है, बट चलते 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 कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि वो वॉइड बन जाता है। इसकी डेफिनेशन देखिए, अ कॉन्ट्रैक्ट व्हिच सीजेस टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ बिकम्स वॉइड व्हेन इट सीजेस टू बी एनफोर्सेबल। तो एक कॉन्ट्रैक्ट है वो शुरू से चला आ रहा है चला आ रहा है चला आ रहा है, बट कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि पार्टीज इनकेपेबल टू परफॉर्म हो जाते हैं, या फिर कुछ सब्सिक्वेंट और सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी हो जाती है, ईदर बाय लॉ और ईदर बाय एनीथिंग। मतलब कुछ ऐसी सिचुएशन हो गई कि पार्टीज नहीं फुलफिल कर पा रही है अपना प्रॉमिस, तो दैट कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। फॉर एग्जांपल आपने एक पेंटर को हायर किया टू पेंट अ पिक्चर फॉर यू, बट बिफोर मेकिंग द पिक्चर ही डाइड, सो दैट बिकम्स अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि ये पर्सनल स्किल का कॉन्ट्रैक्ट है एंड शुरू में तो ये वैलिड था, बट जैसे ही उनकी डेथ हुई वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया और ये कोई भी परफॉर्म नहीं कर सकता एक्सेप्ट हिमसेल्फ, बिकॉज ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ये पर्सनल स्किल का कॉन्ट्रैक्ट है एंड ये वो ही पर्सन परफॉर्म कर सकते हैं जो जो उनकी खुद की पर्सनल स्किल और डिलीजेंस पे होता है। सो दिस इज अ टाइप ऑफ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। यस, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं एनफोर्सिबल एट द ऑप्शन ऑफ अग्रीव्ड पार्टी बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर। तो अग्रीव्ड पार्टी वो होती है जिन पे कोर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन का प्रयोग करके उनको बोला जाता है या फिर उनको ऐसे बहलाया जाता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट में आए, तो दैट पार्टीज आर अग्रीव्ड पार्टीज। और ये एनफोर्सेबल, ये एट द ऑप्शन ऑफ अग्रीव्ड पार्टी ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वॉइडेबल होता है, अगर वो चाहे तो वो रिसाइन कर सकती हैं, बट अगर वो रिसाइन नहीं करती हैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाता है और फिर दे आर बाउंड टू परफॉर्म द प्रोमिसेस जो भी पार्टीज में किए गए हैं। इलीगल अग्रीमेंट कौन सा होता है? विच लॉ फॉरबिड्स all illegal agreements are void but all void agreements are not necessarily illegal। लीगल एग्रीमेंट्स अभी हमने डिस्कस किया था कि थ्रेट टू कमिट मर्डर और मेकिंग डिफेमेटरी स्टेटमेंट्स और समथिंग व्हिच इज इमोरल, तो ये सारे ही इलीगल एग्रीमेंट्स हैं, बट जो इलीगल एग्रीमेंट्स है वो सारे ही इलीगल एग्रीमेंट्स वॉइड होते हैं, बट ऑल वॉइड एग्रीमेंट्स आर नॉट नेसेसरी इलीगल। अनएनफोर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट, तो अनएनफोर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जिसमें सब कुछ सही होता है बट कुछ एक उसमें ऐसा डिफेक्ट होता है, टेक्निकल डिफेक्ट, कुछ डिफेक्ट्स ऐसे होते हैं, ये जैसे कि या तो वो राइटिंग में नहीं है या फिर बार्ड बाय लिमिटेशन है। लिमिटेशन एक्ट में क्या होता है कि जो डेटर है उसको अपने क्रेडिटर को 3 साल के अंदर ही पेमेंट करनी होती है, अगर वो नहीं करता है 3 साल में के अंदर तो वो फिर बार्ड बाय लिमिटेशन एक्ट हो जाता है, उसके बाद वो अगर नहीं पे करे तो क्रेडिटर उसे स्यू नहीं कर सकता। तो दीज कॉन्ट्रैक्ट्स आर अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट्स बिकॉज 3 साल पास हो गए हैं एंड क्रेडिटर अब डेटर को स्यू नहीं कर सकता, या फिर उसमें कोई टेक्निकल डिफेक्ट है वो राइटिंग में नहीं है। सो दीज कॉन्ट्रैक्ट्स आर अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट्स। तो कौन से 5 हमने डिस्कस कर लिए? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स, इलीगल एग्रीमेंट्स, अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सेबिलिटी।
ठीक है, अब हम वॉइड एग्रीमेंट और इलीगल एग्रीमेंट का डिफरेंस देख लेते हैं। तो वॉइड एग्रीमेंट होता है जो इलीगल, जरूरी नहीं है कि वो इलीगल हो, बट इलीगल हमेशा ही वॉइड होता है। वॉइड एग्रीमेंट जो है फॉरबिडन बाय लॉ नहीं होता, उसे लॉ मना नहीं करता करने के लिए, बट इलीगल एग्रीमेंट्स फॉरबिडन अंडर लॉ होते हैं। पनिशमेंट नहीं होती वॉइड एग्रीमेंट में, कोई इलीगल में पनिशमेंट होती है। कॉन्ट्रैक्ट्स कोलेटरल टू वॉइड मे बी वैलिड एंड एग्रीमेंट्स कोलेटरल टू इलीगल ऑलवेज वॉइड। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंस है? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट चलते आ रहे चलते आ रहे चलते आ रहे एंड देन सीज हो जाता है, then it becomes void when it ceases to be enforceable. Contract act enforceable at the option of aggrieved party but not at the option of other. अगर aggrieved party चाहे तो वो कंटिन्यू करे, बट अगर वो जैसे ही अगर वो रिसाइन नहीं करती है तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है और इट इज बाउंड टू परफॉर्म इट्स प्रोमिसेस। एनफोर्सिबिलिटी, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी एनफोर्स्ड एट ऑल। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स नहीं किया जा सकता क्योंकि उसमें सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी हो चुकी है जो पार्टीज के हैंड्स में नहीं है कंट्रोल करना। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में होता है एनफोर्सिबल ओनली एट द ऑप्शन ऑफ अग्रीव्ड पार्टी। तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कब होता है? जब कोई सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी हो जाती है या फिर सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी हो जाती है। कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल इफ कंसेंट ऑफ पार्टी इज नॉट फ्री। अगर अनड्यू इन्फ्लुएंस है, कोर्शन है, फ्रॉड है, मिसरिप्रेजेंटेशन है, तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं किया जा सकता, बट वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म किया जा सकता है। अगर अग्रीव्ड पार्टी रिसाइन नहीं करती है विद इन वैलिड टाइम, तो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड होता है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स में कोई लीगल रेमेडी नहीं होती। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं, अगर वो रिसाइन नहीं करती है अग्रीव्ड पार्टी, तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है और फिर दोनों ही पार्टीज के पास लीगल रेमेडी होती है अगर दूसरी पार्टी अपना प्रॉमिस फुलफिल नहीं करे तो। नाउ कमिंग ऑन टू टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स कौन से होते हैं? जो बाय वर्ड्स एक्सप्रेस्ड है, या तो ओरली या फिर राइटिंग में करके बनाए हुए हैं। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो ना वर्ड्स में नहीं है या फिर राइटिंग में नहीं है, बाय एक्शन है या फिर कंडक्ट ऑफ पार्टीज ऐसा है या फिर कोर्स ऑफ डीलिंग्स में कुछ ऐसा पता चल रहा है कि वो इम्प्लाइड है। फॉर एग्जाम्पल, आप स्टेशन पे जाते हैं एंड कूली आपका बैग उठा लेता है आपके बिना पूछे और आप उसे रोकते भी नहीं है, सो दैट इज अ इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। उसने आपका बैग उठा लिया, ना हो आपको उसको पेमेंट करना पड़ेगा फॉर पिकिंग अप योर बैग्स, क्योंकि इसमें आपने उसे रोका भी नहीं और उसने पूरा अपना जो है ड्यूटी फुलफिल करी। सो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। टेसिड कॉन्ट्रैक्ट्स इज आल्सो अ फॉर्म ऑफ इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स। टेसिड कॉन्ट्रैक्ट्स तब उसमें आते हैं जैसे कि कोई मशीन का यूज किया गया हो, जैसे कि एटीएम, जब आप एटीएम्स में से पैसे निकालते हैं। सो दिस इज अ टाइप ऑफ टेसिड कॉन्ट्रैक्ट्स। या फिर ऑक्शन सेल में फॉल ऑफ हैमर, दीज आर काइंड ऑफ टेसिड कॉन्ट्रैक्ट्स, क्योंकि ये इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स का ही एक फॉर्म होता है। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स कौन से होते हैं? क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या होता है कि ये एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, इसमें कोई भी एग्रीमेंट नहीं होता, कोई प्रॉमिस नहीं होता, कोई कुछ कंसेंट नहीं होता, बट दिस रिजेंबल्स कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट की तरह लगता है। इट इज क्रिएटेड बाय लॉ अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस। फॉर एग्जाम्पल, आप चलते चलते रास्ते में जा रहे हैं एंड आपको किसी का मोबाइल गिरा हुआ मिल जाता है या फिर आपको किसी का पर्स गिरा हुआ मिल जाता है। नो, ये आपकी ऑब्लिगेशन है कि आप उसके जो ओनर है उसको ढूंढे और उसका जो सामान है उसे वापस करें जो आपको मिला है। ऑल्सो या फिर आपने किसी को गलती से पेमेंट कर दी या फिर आपने किसी को गलती से कोई सामान डिलीवर कर दिया, सो दैट पर्सन हैज टू या तो वो आपको रिटर्न करे वो गुड्स, या अगर उसने यूज नहीं करे हैं, और अगर उसने यूज कर लिए हैं तो वो आपको पे करे क्योंकि आपने उसे गलती से किया है, तो ये उसकी ड्यूटी है, ये उसका ऑब्लिगेशन है। सो दीज आर काइंड ऑफ कॉसी कॉन्ट्रैक्ट्स। ये नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट्स की तरह नहीं होते बट क्रिएटेड बाय लॉ, जैसे कि ऑब्लिगेशन ऑफ फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स टू रिटर्न टू ट्रू ओनर। ई कॉन्ट्रैक्ट्स जो आप ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह करते हैं यूजिंग द क्लिक ऑफ माउस, एंटर्ड यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक मीन्स जैसे कि ईमेल्स वगैरह, ये सारे ई कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। तो कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो आपके ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट: एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स, टेसिड कॉन्ट्रैक्ट्स, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स, ई कॉन्ट्रैक्ट्स। नाउ कमिंग ऑन टू टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि परफॉर्मेंस के बेसिस पे कौन से टाइप्स के होते हैं कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटेड मतलब दोनों पार्टीज ने अपने प्रोमिसेस फुलफिल कर दिए हैं। मैं एक शॉप पे गई आईफोन खरीदने, उसने मुझे आईफोन दे दिया, मैंने भी उसे पैसे पे कर दिए। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट है, दोनों ही पार्टीज ने अपना प्रॉमिस फुलफिल कर दिया। एक्ट डन एंड एग्जीक्यूटेड और फोरबेरेंस इज ब्रॉट ऑन रिकॉर्ड। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट्स वो होते हैं जिनमें या तो एक पार्टी ने परफॉर्म कर दिया है या फिर दोनों ही पार्टी को अपने फुलफिल करने प्रोमिसेस बाकी है। मैं शॉप में गई, मैंने पेमेंट कर दिया आईफोन का, वो मेरे को शाम तक डिलीवर करेगा। नाउ दिस इज अ
काइंड ऑफ यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि उसमें मैंने तो अपना कंसिडरेशन पे करके अपनी परफॉर्मेंस फुलफिल कर दी है, बट उसको अपना करना बाकी है, तो उसके पार्ट पे जो है परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग है, दैट बिकम्स एन यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि मैं शॉप पे गई, मैंने अपना फोन बुक करा दिया आईफोन, और मैंने कहा कि जब आप मेरे को शाम को डिलीवर करोगे तो आपको मैं उस समय पे करूंगी ना, दैट इज अ काइंड ऑफ बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि दोनों ही पार्टीज को अपने प्रोमिसेस फुलफिल करने बाकी हैं, उनकी दोनों की ही परफॉर्मेंस बाकी है। तो एग्जीक्यूटिव में यूनिलेटरल एंड बायलैटरल। अब हमने ये सारे टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डिस्कस कर लिए हैं। नाउ कमिंग ऑन टू ऑफर। तो ऑफर डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 क्लॉज ए में, जो कहता है व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग सम टू डूइंग एनीथिंग, या तो करने के लिए या फिर कुछ नहीं करने के लिए, विथ अ व्यू टू ऑब्टेन एसेंट ऑफ अदर पार्टी, की दूसरी पार्टी का एसेंट जानने के लिए, टू सच और एक्ट और एब्सटिनेंस ही इज सेट टू मेक अ प्रपोजल। सो इसमें विलिंगनेस होती है एक पर्सन की, जो ऑफरर होता है, यानी कि जो ऑफर करता है ऑफरी को, वो उसका विलिंगनेस होनी चाहिए टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग विथ अ व्यू टू ऑब्टेन एसेंट ऑफ अदर पार्टी, ऑफरी का एसेंट जानने के लिए, टू सच एक्ट और एब्सटिनेंस ही सेड टू मेक अ प्रपोजल। फॉर एग्जाम्पल, ए आस्क्स बी टू मैरी ए। नाउ दिस इज एन ऑफर, क्योंकि इसमें ए की इच्छा है कि बी उससे शादी करे, सॉरी ए की इच्छा है कि वो बी से शादी करे, और वो बी से पूछ रहा है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। सो दैट बिकम्स एन ही इज ऑब्टेनिंग एसेंट ऑफ अदर पार्टी। सो ये कंडीशन होनी चाहिए। एसेंशियल्स क्या होते हैं प्रपोजल या ऑफर के? एक ऑफरर होना चाहिए, ऑफरी होना चाहिए। जो ऑफर कर रहा है वो ऑफरर होगा, जो जिसको ऑफर किया जाएगा वो ऑफरी होगा। प्रोमिसर प्रोमिसी भी बोलते हैं, और जब ऑफरी एक्सेप्ट कर लेता है ऑफर को, तो वो एक्सेप्टर बन जाता है। ये बेसिक टर्म्स हैं। तो जब ऑफर हो रहा है, तो जो पार्टी ऑफर कर रही है उसको अपनी विलिंगनेस बतानी है, और विलिंगनेस इस तरह से होनी चाहिए कि टू ऑब्टेन एसेंट ऑफ अनदर। ऐसा नहीं कि ए ने बी को बोला मुझे शादी करनी है, इसमें कोई ऑफर नहीं है। ए को बी को ये बोलना चाहिए क्या तुम मुझसे शादी करोगी, मतलब दूसरे का एसेंट भी जानने के लिए होना चाहिए, एंड एट द सेम टाइम विलिंगनेस भी होनी चाहिए। तो दिस इज अ काइंड ऑफ अ वैलिड प्रपोजल। ऑफर नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव तो मतलब कोई काम करने के लिए, नेगेटिव का मतलब ए और बी जा रहे थे रास्ते में, ए की गाड़ी से बी के स्कूटर का एक्सीडेंट हो गया, तो अब ए बी को बोलता है कि तुम पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेंट नहीं करोगे, उसके लिए मैं तुम्हें पेमेंट करूंगा। दिस इज अ काइंड ऑफ नेगेटिव ऑफर, कि तुम कोई काम नहीं करोगे, उसके लिए पैसे देना एंड कंसिडरेशन लेना। तो दिस इज अ नेगेटिव ऑफर। तो ऑफर इस तरह के हो सकते हैं। टाइप्स ऑफ ऑफर: जनरल ऑफर। जनरल ऑफर मतलब इट इज मेड टू पब्लिक एट लार्ज। जनरल किया गया है, कोई भी इसे आके एक्सेप्ट कर सकता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही पर्सन एक्सेप्ट कर सकता है, स्पेशल ऑफर की तरह। ऑफर मेड टू पब्लिक एट लार्ज, एनीवन कैन एक्सेप्ट। इसमें एक फेमस केस लॉ है, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल एंड कंपनी। इसमें क्या होता है, कार्बोलिक स्मोक बॉल एंड कंपनी एक एडवर्टाइजमेंट निकालती है कि जो भी हमारी स्मोक बॉल यूज करेगा उसको एज पर द डायरेक्शंस गिवन उसको इन्फ्लुएंजा नहीं होगा। नाउ कार्लिल नाम की एक लेडी होती है, वो उसी तरह से जिस तरह से इंस्ट्रक्शंस आई होती हैं पेपर में, वो उसको यूज करती है स्मोक बॉल को, बट उसके बाद भी उन्हें इन्फ्लुएंजा हो जाता है। तो कार्लिल स्मोक बॉल में उसमें ये भी लिखा था एडवर्टाइजमेंट में, जो अगर उसके बाद भी अगर उसको इन्फ्लुएंजा हो जाता है तो उसे रिवॉर्ड मिलेगा। अब कार्लिल गोज ऑन कि मेरे को तो रिवॉर्ड चाहिए बिकॉज मेरे को इन्फ्लुएंजा हो गया इसको यूज करने के बाद भी। तो कार्बोलिक ने बोला कि नहीं, उसने तो एक्सेप्टेंस दिया ही नहीं। नाउ दिस इज नॉट अ वैलिड थिंग। anyone performing conditions of offer can be considered to have accepted offer. So Carlyle was entitled to reward, जो reward था या जो भी money बोला गया था एडवर्टाइजमेंट में, क्योंकि उन्होंने एक्सेप्ट किया ऑफर, एंड इट वाज अ जनरल ऑफर, तो कोई भी एक्सेप्ट कर सकता था, उसमें ये नहीं था कि उन्हें एक्सेप्टेंस देना है। तो एनीवन परफॉर्मिंग कंडीशंस ऑफ ऑफर कैन बी कंसिडर्ड टू हैव एक्सेप्टेड द ऑफर। स्पेशल ऑफर कौन से होते हैं? जो सिर्फ स्पेसिफिक पर्सन को किए जाते हैं। ए ने बी से पूछा कि तुम्हें मुझसे शादी करनी है, और दिस इज अ स्पेसिफिक ऑफर, बी ही उसे एक्सेप्ट कर सकता है। ऐसा नहीं है कि आके सी उसे एक्सेप्ट कर लेगा ए से कि मुझे तुमसे शादी करनी है। तो जिसको किया गया है वही अपना वही अपना एक्सेप्टेंस देगा। इट कैन बी एक्सेप्टेड ओनली बाय स्पेसिफाइड पर्सन्स टू हुम ऑफर इज मेड। इसमें एक केस है बोल्टन वर्सेस जॉन्स, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। क्रॉस ऑफर में होता है जब दो पार्टीज एक्सचेंज करती हैं आइडेंटिकल ऑफर्स इन इग्नोरेंस ऑफ ईच अदर्स ऑफर। मतलब दोनों ही पार्टी को पता नहीं होता कि सामने वाली पार्टी भी मुझे यही ऑफर कर रही है।
फॉर एग्जाम्पल मैं आपको लेटर लिखती हूँ कि मुझे आपको अपना घर सेल करना है 1 लाख रुपीज में। एट द सेम टाइम आप मुझे, और मुझे ये नहीं पता है कि आप भी मुझे लेटर लिख रहे हैं, और आपको ये नहीं पता है मैं आपको लेटर लिख रही हूँ। एट द सेम टाइम आप मुझे लेटर लिखते हैं कि आपको मेरा घर खरीदना है 1 लाख रुपए में। सो दिस इज अ काइंड ऑफ अ आइडेंटिकल ऑफर, क्योंकि हम दोनों ही एक ही ऑफर कर रहे हैं इन इग्नोरेंस ऑफ ईच अदर्स ऑफर। तो दिस इज कॉल्ड क्रॉस ऑफर, और इसमें कोई भी एक्सेप्टेंस नहीं हो सकता, क्योंकि हम दोनों ने ही एक दूसरे को ऑफर किया है, तो एक्सेप्टेंस हम किसका करेंगे? दिस दिस इज नॉट अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट, इसमें कोई भी पार्टीज बाउंड नहीं है कॉन्ट्रैक्ट से। काउंटर ऑफर ये होता है कि मैं आपको बोल रही हूँ कि मुझे आपको अपना घर सेल करना है, क्या आप मेरा घर खरीदेंगे 1 लाख रुपीज में? बट आप बोलते हैं कि नहीं, मैं 1 लाख में नहीं 80,000 में खरीदूंगा। सो दैट इज अ काइंड ऑफ काउंटर ऑफर, कि आपने ही मुझे उल्टा उसमें काउंटर ऑफर कर दिया, या आपने कोई अपने मॉडिफिकेशंस या वेरिएशंस ला दिए टर्म्स ऑफ ओरिजिनल ऑफर में। सो दिस इज अ काइंड ऑफ काउंटर ऑफर। इसको कंडीशनल एक्सेप्टेंस भी बोलते हैं, कि आप कोई कंडीशन लगा के मुझे दे रहे हैं, कंडीशनल बोल रहे हैं, और मुझे उस हिसाब से एक्सेप्ट करना है कि मैं आपको बताऊं या नहीं बताऊं। बट काउंटर ऑफर जैसे ही आपने कर दिया तो दिस अमाउंट्स टू रिजेक्शन ऑफ ओरिजिनल ऑफर, इससे रिजेक्शन हो गया ओरिजिनल ऑफर का। जो मैंने आपको ओरिजिनल ऑफर किया था उसकी उसकी जो एसेंस थी वो चली गई। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू स्टैंडिंग, कंटिन्यूइंग और ओपन ऑफर। तो ऑफर्स जो ओपन रहते हैं फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, दीज आर कॉल्ड स्टैंडिंग, कंटिन्यूइंग और ओपन ऑफर। तो इसमें एग्जांपल हो गया टेंडर्स इनवाइटेड फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स। तो हमने टाइप्स ऑफ ऑफर में कर ली है जनरल, स्पेशल। जनरल में कारल वर्सेस कार्बोलिक, स्पेशल ऑफर स्पेसिफिक पर्सन को ही होना चाहिए, बोल्टन वर्सेस जॉन्स। क्रॉस ऑफर, टू पार्टीज इन इग्नोरेंस ऑफ ईच अदर्स ऑफर्स गिव आइडेंटिकल ऑफर्स टू ईच अदर, इस क्रॉस ऑफर। काउंटर ऑफर में होता है वेरिएशंस, जब सामने वाला ऑफरी जो है वो उल्टा वेरिएशन और मॉडिफिकेशन लगा के ऑफर करता है, दैट बिकम्स अ काउंटर ऑफर, आल्सो कॉल्ड कंडीशनल एक्सेप्टेंस। फिफ्थ इज स्टैंडिंग, कंटिन्यूइंग और ओपन ऑफर। एसेंशियल्स क्या होते हैं वैलिड ऑफर की? तो मस्ट बी केपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशंस एट द टाइम ऑफ मेकिंग द ऑफर। ऑफर का इंटेंशन होना चाहिए यार लीगल रिलेशनशिप, ये थोड़ा ना कि मजाक मजाक में तुम कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट्स कर ऑफर कर ले, या सोशल एग्रीमेंट या डोमेस्टिक ऑफर्स, ये सब इसमें नहीं आते हैं। उसका लीगल रिलेशन होना चाहिए एट द टाइम ऑफ मेकिंग द ऑफर। सर्टेन होना चाहिए, डेफिनेट होना चाहिए, वेग नहीं होना चाहिए। वही ऑयल वाला एग्जाम्पल, कौन सा ऑयल, कितने पीरियड के लिए लीज, ये सारे एग्जाम्पल्स। तो सर्टेन होना चाहिए, डेफिनेट होना चाहिए। मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी, ऑफरी को पता होना चाहिए ऑफर के बारे में। अगर उसे पता ही नहीं है और वो एक्सेप्ट कर लेता है, सो दिस अमाउंट्स टू इग्नोरेंस ऑफ ऑफर, एंड इसमें कोई एक्सेप्टेंस नहीं होती है। इसमें केस लॉ है लालमैन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। तो जो गौरी दत्त है उनके नेफ्यू जो है वो खो जाते हैं। गौरी दत्त के सर्वेंट होते हैं लालमन शुक्ला। लालमन शुक्ला वो गौरी दत्त भेजते हैं कि जाओ मेरे नेफ्यू को ढूंढ के लाओ, और जैसे ही वो जाते हैं और ढूंढ के थोड़े टाइम तक नहीं लाते हैं, गौरी दत्त एडवर्टाइजमेंट निकाल देती हैं कि जो मेरे नेफ्यू को ढूंढ के लाएगा उसको मैं रिवॉर्ड दूंगी। लालमन शुक्ला उसके बाद गौरी दत्त के नेफ्यू को ढूंढ के ले आते हैं, और उसको देने के बाद उससे उनको पता चलता है कि अच्छा गौरी दत्त ने कोई रिवॉर्ड अनाउंस किया है। वो जब उसे क्लेम करने जाते हैं तो उन्हें रिवॉर्ड नहीं मिलता है। Now it was held कि an acceptance of offer in ignorance of offer is not acceptance, क्योंकि at the time of जब वो उसे ला रहे थे या उनके ढूंढने जाने से पहले उन्हें पता ही नहीं था कि इस तरह का ऑफर गौरी दत्त ने किया है। तो जब उन्हें पता ही नहीं था ऑफर के बारे में, तो वो एक्सेप्ट कैसे कर सकते हैं? सो इट वाज हेल्ड कि an acceptance of offer in ignorance of offer is not acceptance, and लालमन शुक्ला उनसे रिवॉर्ड क्लेम नहीं कर पाए। तो ऑफर मस्ट बी मेड विद अ व्यू टू ऑब्टेन एसेंट ऑफ अदर पार्टी। ए ने जैसे बी से पूछा कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी, सो एक इस इच्छा से होना चाहिए कि सामने वाले क्या विलिंगनेस जानने के लिए कि सामने वाला उस चीज के लिए राजी है या नहीं। सो मस्ट बी मेड विद अ व्यू टू ऑब्टेन एसेंट ऑफ अदर पार्टी। मे बी कंडीशनल, ऑफर कंडीशनल हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला कि मुझे आपको अपना घर सेल करना है 1 लाख रुपीज में, बट जो पेमेंट है आप वो मेरे को NEFT करेंगे। सो दैट इज अ कंडीशनल ऑफर, और इसमें कंडीशनल लगाई जा सकती है। हाँ, एक्सेप्टेंस कंडीशनल नहीं हो सकता, वो हम आगे पढ़ेंगे, बट ऑफर कंडीशनल हो सकता है। ऑफर शुड नॉट कंटेन अ टर्म द नॉन कंप्लायंस ऑफ विच वुड अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। ऑब्वियसली ऑफर में कोई ऐसा टर्म नहीं होना चाहिए कि अगर ऑफरी ने नॉन कंप्लाई किया उसका, तो दैट वुड अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको लेटर लिखा कि आप अगर 1 हफ्ते के अंदर मुझे अपना आईफोन, नहीं सॉरी, मैंने आपको लेटर लिखा कि मैं आपका आईफोन खरीदना चाहती हूँ 100 रुपीज में, और अगर आप मुझे 1 हफ्ते के अंदर रिप्लाई नहीं करते हैं तो मैं ये मान लूंगी कि आपने एक्सेप्ट कर लिया है मेरा ऑफर। नाउ दिस अमाउंट्स टू स्टुपिडिटी ना, कि मैं आपको ऑफर कर रही हूँ कि आप मुझे अगर अपना फोन
नहीं 1 हफ्ते में 100 रुपीज में एग्री करते हैं, नहीं मुझे एक्सेप्टेंस देते हैं, तो मैं ये मान लूंगी कि आपने एक्सेप्ट कर लिया है। तो ऑफर शुड नॉट कंटेन अ टर्म द नॉन कंप्लायंस, आपने नॉन कंप्लाई कर दिया, आपने मुझे एक्सेप्टेंस नहीं भेजा या आपने मुझे कोई रिप्लाई नहीं किया ऑफ विच वुड अमाउंट टू एक्सेप्टेंस, तो ऐसा नहीं होगा, बिकॉज अगर ऐसा होता तो कोई भी किसी को भी ऑफर कुछ भी कर देता और every offer would amount to acceptance, तो इसलिए बोला गया है ऑफर शुड नॉट कंटेन अ टर्म द नॉन कंप्लायंस ऑफ विच वुड अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। ऑफर स्पेसिफिक हो सकता है, जनरल जनरल मतलब कार्ल वर्सेस कार्बोलिक, स्पेसिफिक बोल्टन वर्सेस जॉन्स। ऑफर एक्सप्रेस हो सकता है, इम्प्लाइड हो सकता है। एक्सप्रेस मतलब वर्ड्स में या फिर राइटिंग में बोला है। इम्प्लाइड मतलब जो इम्प्लाइड है, जैसे कि कुली वाला एग्जांपल हमने डिस्कस किया था, या फिर आप रास्ते में जा रहे होते हैं और सिग्नल लाइट पे एक बच्चा आके आपका कार का शीशा साफ करने लगता है, नाउ दीज आर इम्प्लाइड ऑफर्स, और जब आप वो साफ करता है उसके बाद आप उसे रोकते भी नहीं है, और तो आप बाउंड हो जाते हैं एंड आपको उसे पेमेंट करना है, सो दीज आर काइंड ऑफ इम्प्लाइड ऑफर्स। अच्छा, ऑफर जो है वो डिफरेंट होता है फ्रॉम मेयर स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन, इन्विटेशन टू ऑफर, मेयर कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, आंसर टू क्वेश्चन एंड प्रोस्पेक्टस एंड एडवर्टाइजमेंट। तो ये 4-5 चीजें हैं, ऑफर इनसे डिफरेंट होता है। इसमें एक इंपॉर्टेंट ये है आंसर टू क्वेश्चन, इसमें एक हार्वी वर्सेस फेसी फेसी का केस है। तो इसमें हार्वी फेसी को लिखते हैं, डू यू वांट टू सेल, एक सेकेंड, will you sell bumper hall pen and telegraph lowest price for this। तो जो फेसी है वो उन्हें टेलीग्राफ कर देते हैं जो प्राइस होता है विच इज 900 पाउंड्स। नाउ उन्हें फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर नहीं करते हैं कि डू यू वांट टू सेल बम्पर हॉल पेन, बट सेकंड का रिप्लाई कर देते हैं एंड विच इज स्टेटमेंट ऑफ ऑफर ऑफ प्राइस। नाउ जो हार्वी है वो खरीद, उनको बोलते हैं कि आई एक्सेप्ट टू बाय एट 900 पाउंड्स। नाउ फेसी उन्हें मना कर देते हैं उन्हें उस प्राइस पे सेल करने के लिए, हार्वी फेसी को स्यू कर देते हैं। सो ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम एन आंसर टू क्वेश्चन, फेसी ने सिर्फ उन्हें सेकंड आंसर का रिप्लाई दिया होता है विच इज प्राइस। तो स्टेटमेंट ऑफ प्राइस इज नॉट एन ऑफर, स्टेटमेंट ऑफ प्राइस इज एन इन्विटेशन टू ऑफर, जो ऑफर से पहले होता है। उसके बाद अगर पार्टीज चाहे तो नेगोशिएट कर सकती हैं टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या फिर प्राइस ऑफ गुड्स वगैरह, बट an answer to question cannot be an offer, तो इसलिए an offer is different from answer to question and prospectus and advertisement। तो ये 4-5 केसेस हैं, ये आप देख लीजिएगा। स्टेटमेंट ऑफ प्राइस इज नॉट ऑफर, वही जो हार्वी वर्सेस फेसी, उसमें उसने प्राइस दे दिया होता है फेसी ने हार्वी को, बट वो उन्हें बताते नहीं है कि उन्हें वो बेचना चाहते हैं या नहीं बेचना चाहते हैं, तो दिस अमाउंट्स टू नॉट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। हार्वी उन्हें उस बात के लिए स्यू नहीं कर सकते या उन्हें नहीं बोल सकते कि तुम मुझे बेचो फेसी को कि वो पेन। ओके, सो ये कंडीशंस हो गए, क्या क्या एक बार रिवाइज कर लेते हैं। must be capable of creating legal relations. It should be certain, definite, and not vague. Must be communicated to Ofri Lalman Shukla versus Gauri Dutt. Must be made with a view to obtain assent of other party. May be conditional. Offer should not contain a term the non-compliance of which would amount to acceptance. Offer specific भी हो सकता है, general भी हो सकता है। Offer should be express or implied, कुछ भी हो सकता है। An offer is always different from mere in statement of intention, invitation to offer, mere communication of information, and answer to question or prospectus and advertisement। Statement of price is not offer। तो ये जो नोट्स है ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, ये पूरे इसमें आपका पूरा मॉड्यूल का जो कॉन्सेप्ट्स हैं सारे कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं। ये आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं अलोंग विद दिस लेक्चर। ये अगर आप देखेंगे ये एकदम ही एग्जाम ओरिएंटेड एंड फास्ट ट्रैक मोड में है, सो प्लीज मेक गुड यूज ऑफ इट एंड ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड जो भी आपके जानने में एग्जाम्स दे रहे हैं उनके साथ शेयर कीजिए। और ये नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। इसी के साथ मैं सेल ऑफ गुड्स एक्ट और पार्टनरशिप एक्ट और LLP का भी रिविजन लूंगी। सो प्लीज ये सारे लेक्चर्स देखिएगा एंड मेक गुड यूज ऑफ इट। नाउ कमिंग ऑन टू ऑफर एंड इन्विटेशन टू ऑफर, तो ये आप अगर एक बार पढ़ लेंगे तो आप कर लेंगे, इसमें ऐसा कुछ डिस्कस करने के लिए नहीं है। अब चलते हैं हम एक्सेप्टेंस की तरफ। तो एक्सेप्टेंस डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 क्लॉज बी में, which says when person to whom proposal made signifies his assent thereto, that proposal is accepted and accepted proposal becomes a promise। तो जब एक जो ऑफरर है वो सॉरी जो ऑफरी है वो उस ऑफरर को अपना एसेंट बताता है या एग्री कर जाता है, तो दैट एक्सेप्टेंस बिकम्स अ प्रॉमिस, एंड जब वो प्रॉमिस अग्रीमेंट के साथ जुड़ जाता है दैट बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट। सो रिलेशनशिप ऑफर एक्सेप्टेंस में क्या होता है, तो सर विलियम एंसन सन ने
डिफाइन किया गया है, एक्सेप्टेंस इज टू ऑफर व्हाट अ लाइटेड मैच इज टू अ ट्रेन ऑफ गन पाउडर। तो एक एक्सेप्टेंस ऑफर के लिए वो है जो एक लाइटेड मैच है ट्रेन ऑफ गन पाउडर। इसका सिंपल मतलब ये है कि जब एक बार ऑफर में एक्सेप्टेंस लग गया, उसके बाद दोनों ही पार्टीज बाउंड हो जाएंगी और कोई भी पार्टी अपना दोनों ही पार्टीज बाउंड हो जाएंगी और दोनों ही पार्टीज को अपने प्रोमिसेस फुलफिल करने पड़ेंगे। तो जब तक, इसका मतलब, और अगर हम लेमैन लैंग्वेज में बात करें तो जब तक एक्सेप्टेंस नहीं दी है ऑफरी ने, जब तक या उसके एक्सेप्टेंस देने से पहले पहले तक ऑफर रिवोक अगर कर लेता है ऑफरर, तो कोई भी पार्टीज बाउंड नहीं होंगी। बट जैसे ही वो एक्सेप्टेंस अपनी दे देता है, उसके बाद दोनों ही पार्टीज बाउंड हो जाती है। ऑफर इन इटसेल्फ कैन नॉट क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। ऑफर अपने आप में कोई लीगल रिलेशनशिप क्रिएट नहीं करता है, बट बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट एज सुन एज इट्स एक्सेप्टेड। बट जैसे ही उसे एक्सेप्ट कर लिया गया, वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। मीन्स ऑफर कैन बी विड्रॉन जस्ट बिफोर इट्स एक्सेप्टेड। उसकी एक्सेप्टेंस से जस्ट पहले ही पहले अगर विड्रॉ कर लिया, so that offer is revoked, but it is too late to revoke it अगर उसकी acceptance से बाद किया, and both parties are bound by their promises। तो legal rules क्या है regarding valid acceptance? Acceptance can be given only by person to whom offer made। एक्सेप्टेंस वही पर्सन दे सकता है जिसको ऑफर किया गया है स्पेसिफिक ऑफर में, और जनरल ऑफर में कोई भी एक्सेप्टेंस दे सकता है। कार्लेल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक पॉल एंड कंपनी, क्योंकि वो मेड एट पब्लिक एट लार्ज होते हैं। बट स्पेसिफिक पर्सन को वो ही कर सकता है जो जिसको किया गया है ऑफर। इसमें केस लॉ है बॉल्टन वर्सेस जॉन्स का। बॉल्टन ने ब्रोकल हस्ट से बिजनेस खरीदा होता है, और ब्रोकल हस्ट और जॉन्स जो होते हैं, जॉन्स जो होते हैं वो क्रेडिटर होते हैं ब्रोकल हस्ट के। तो जॉन्स बोलते हैं कि जो तुम्हारा डेट है वो जाने दो, मुझे अपने गुड्स दे दो तुम, एंड हम अपना वो सेटल कर लेते हैं। तो ब्रोकल हस्ट ने जब बिजनेस बेच दिया होता है बोल्टन को, तो बोल्टन बोलते हैं तो वो बोल्टन को बोलते हैं ब्रोकल हस्ट कि तुम सप्लाई तुम ही कर दो जॉन्स को ना। बोल्टन सप्लाई कर देते हैं गुड्स जॉन्स को, बट जॉन्स मना कर देता है बोल्टन को पे करने से। वो बोलते हैं कि ब्रोकल हस्ट से मेरा था सेटलमेंट, और मैंने तो उससे सेटलमेंट के वजह से गुड्स लिए हैं, क्योंकि मैंने उनको पैसे दिए थे। नाउ this says कि no contract was formed between Bolton and Johns। तो एक्सेप्टेंस वो ही दे सकते हैं जिनको ऑफर किया गया था। तो ऑफर ब्रोकल हस्ट को किया गया था, तो वो ही कर सकते हैं। एंड बोल्टन, तो in this case Bolton could not recover money from Johns, and in a specific offer, except it can be accepted only by the person to whom it is made। एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड क्वालिफाइड। एक्सेप्टेंस कंप्लीट होनी चाहिए और अनकंडीशनल होनी चाहिए। जैसे कि ऑफर में हमने डिस्कस किया था कि ऑफर कंडीशनल हो सकता है, बट एक्सेप्टेंस हमेशा ही अनकंडीशनल होगी। एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट की जानी चाहिए। केस लॉ है ब्रॉगडन वर्सेस मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी। तो ब्रॉगडन ने मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी के मैनेजर को एक ड्राफ्ट एग्रीमेंट दिया होता है, उसके बाद वो अप्रूव कर देते हैं जो उनके मैनेजर होते हैं, बट अप्रूव करने के बाद उन्हें उसे पोस्ट नहीं करते हैं, उसे अपने ही ड्रॉर में रख देते हैं। नाउ इट वाज हेल्ड कि एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड, और इसमें कोई कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं क्योंकि उन्होंने उसे पोस्ट नहीं किया। एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन प्रेस्क्राइब्ड मोड। उसी मोड में होनी चाहिए जिस मोड में ऑफरर ने कहा है। ऑफरर ने अगर कहा है कि तुम मुझे इसकी एक्सेप्टेंस मेल में देना, तो वो मेल में होना चाहिए। अगर उसने बोला है कि तुम मुझे व्हाट्सएप में अपनी कम्युनिकेट कर देना, तो व्हाट्सएप में होना चाहिए। और सपोज उस मोड में फॉलो नहीं किया गया है, ऑफरी ने उस दूसरे मोड में भेज दिया है। अगर उसने बोला है मेल पे भेजना, बट उसने व्हाट्सएप पे भेज दिया है, और ऑफरर उसे नहीं बोलता है कि तुम मुझे मेल पे भेजो, सो दिस ऑल्सो अमाउंट्स टू वैलिड एक्सेप्टेंस। टाइम तो मस्ट एक्सेप्टेंस शुड बी एक्सेप्टेड विद इन रीजनेबल स्पेसिफाइड टाइम, और अगर स्पेसिफाइड नहीं किया गया है तो रीजनेबल टाइम डिसाइड किया जाएगा फैक्ट्स एंड केस ऑफ द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस के हिसाब से। मेयर साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस। साइलेंस एक्सेप्टेंस नहीं है। केस लॉ फेल्ट हाउस वर्सेस बिंडली। तो फेल्ट हाउस के नेफ्यू होते हैं। फेल्ट हाउस अपने नेफ्यू से बोलते हैं कि मुझे तुम्हारा हॉर्स चाहिए और ये मैं इतने इतने पैसे में लूंगा, इसको मेरे लिए साइड कर देना। उसके जो नेफ्यू होते हैं वो फेल्ट हाउस को तो अपनी एक्सेप्टेंस कन्वे नहीं करते हैं उस समय, बट वो आके अपने बिंडले, जो उनका ऑक्शनर होता है, ऑक्शनर उसको बोल देते हैं ये जो हॉर्स है ये अंकल के लिए रख देना मेरे साइड में, और इसको ऑक्शन में मत डालना। बट बिंडले जो है वो बाय मिस्टेक उसको ऑक्शन में डाल देते हैं और वो बिक जाता है। तो फेल्ट हाउस जो है वो स्यू कर देते हैं बिंडले को कि तुमने मेरा हॉर्स कैसे बेच दिया, जबकि तो वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो चुका था कि मेरे को ही मिलेगा वो।
तो बिंडले तो इट वाज हेल्ड कि मेरे साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस, क्योंकि एक्सेप्टेंस नहीं मिला था फेल्ट हाउस को किसी से भी, ना कि बिंडले से, ना कि उनके नेफ्यू से कि उनको वो हॉर्स मिलेगा ही. So this is not acceptance and could not be a contract. Acceptance by conduct or implied acceptance conduct से भी हो सकती है, implied भी हो सकती है, जैसे कि कूली वाला एग्जांपल, या फिर वो बॉय जो आपका क्लीन कर रहा है आके शीशा आप रोड पे. So these are kinds of implied acceptance or acceptance by conduct. हाँ. Legal rules regarding valid acceptance. Acceptance can be given only by person to whom offer made. Acceptance must be absolute and qualified. Acceptance must be communicated. Acceptance must be in prescribed mode. Time specified के अंदर होना चाहिए. Mere silence is not acceptance. Feldhaus versus Bindley. Acceptance by conduct or implied acceptance. Now, communication of offer acceptance कब माना जाएगा complete? तो एक ऑफर तब माना जाता है कि वो कंप्लीट हो चुका है जब ऑफरी की नॉलेज में आ गया है कि उसे वो ऑफर किया गया है. व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू whom इट इज मेड. मैंने आपको लेटर लिखा 4 तारीख को कि आप मेरा घर खरीदना चाहते हैं या नहीं, घर खरीदेंगे, एंड आप को वो मिला 6 तारीख को, बट आपने वो पढ़ा 7th को, तो वो 7th को माना जाएगा कि ऑफर कंप्लीट हुआ है, क्योंकि आपकी नॉलेज में 7th को आया है, ना कि 6th को जब आपको रीच हुआ है. तो 7th को माना जाएगा इट इज कंप्लीट, ऑफर इज कंप्लीट. एक्सेप्टेंस कब माना जाएगा कंप्लीट हो चुका है? एक्सेप्टेंस एज अगेंस्ट ऑफरर, मतलब प्रपोजर के अगेंस्ट माना जाएगा व्हेन इट इज पुट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू हिम सो एज टू बी आउट ऑफ द पावर ऑफ एक्सेप्टर टू विथड्रॉ. आप अपनी एक्सेप्टेंस, मुझे आपके पास 7th को नॉलेज में आ गया, आपने मुझे अपनी एक्सेप्टेंस दी 8th को, तो जो 8th को आपने मुझे एक्सेप्टेंस दी, उस एक्सेप्टेंस के बाद मैं अपने ऑफर को रिवोक नहीं कर सकती, उस एक्सेप्टेंस से पहले कर सकती हूँ. और इसके बाद अगर मैं रिवोक करती हूँ तो वो वैलिड नहीं होगा और हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है. वैसे ही आपका जो एक्सेप्टेंस है वो जब मेरी नॉलेज में आएगा तब वो कंप्लीट होगा. मतलब अगर आपको रिवोक करना है अपना एक्सेप्टेंस, तो आप मेरी नॉलेज में आने से पहले पहले रिवोक कर सकते हो. अगर आप इसका एग्जाम्पल देखेंगे, हमने ये पूरा अच्छे से एग्जाम्पल में लिया है, ये आपको अच्छे से समझ आ जाएगा. एक ऑफर है, उसने अपना लेटर डिस्पैच किया 1 अप्रैल को, ऑफरी को पहुंचा 4 अप्रैल को. 4 अप्रैल को ही पढ़ लिया उसने, उसकी नॉलेज में आ गया. उसने एक्सेप्टेंस डिस्पैच किया अपनी 6th को, और लेटर मेरे पास पहुंचा, मतलब ऑफर को पहुंचा 9th को. तो कब ऑफर एक्सेप्टेंस कंप्लीट होगा? ऑफर कंप्लीट हो चुका है 4 अप्रैल को, क्योंकि बी के पास 4th को पहुंच गया है. एक्सेप्टेंस एज अगेंस्ट ए, यानी कि प्रपोजर के अगेंस्ट पूरी हुई है 6 अप्रैल को, क्योंकि अगर ए को विड्रॉ करनी है वो 6th से पहले पहले कर सकता है, उसके बाद नहीं कर सकता. और बी के अगेंस्ट एक्सेप्टेंस हुई है 9th को. मतलब अगर बी को अपना एक्सेप्टेंस रिवोक करना है तो वो 9 से पहले पहले कर सकता है. इसका सिंपल मतलब ये है. कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन ऑफ ऑफर, इसी को हम फर्दर एग्जांपल में रिवोकेशन ऑफ ऑफर भी इसी में डिस्कस कर लेते हैं कि ऑफर लेटर ऑफ रिवोकेशन ऑफ ऑफर ए सेंड कर रहा है, वो अपना रिवोकेशन ऑफ ऑफर के लिए वो लेटर सेंड कर रहा है, और उसको मिलता है 3 को बी को. तो ऑफर जो है वो रिवोक हो चुका है क्योंकि 3 को मिला है और 4 को पहले एग्जांपल में पहुंचा था. तो 4 से पहले पहले पहुंच गया है, मतलब 4 नहीं, सॉरी 6, जब उसने एक्सेप्टेंस देने से पहले पहले उसको उसको मिल जाना चाहिए. इसमें मतलब 6 से पहले उसको रिवोकेशन ऑफ ऑफर मिल जाना चाहिए, और 9th से पहले ए को रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस मिल जाना चाहिए. तो ये केसेस हैं, ये आप करेंगे तो हो जाएंगे. रिवोकेशन ऑफ ऑफर डिस्कस कर लिया है कि उसी एग्जांपल में अगर आप देखेंगे, ऑफर किसी भी टाइम विड्रॉ किया जा सकता है 6 अप्रैल से पहले पहले, क्योंकि 6 अप्रैल को एक्सेप्टेंस दे दी है, उसके बाद दोनों ही पार्टीज बाउंड हो जाती हैं, तो 6 अप्रैल से पहले पहले वो कभी भी कर सकता है. बट जो एक्सेप्टेंस है, एक्सेप्टेंस तभी हो सकती है जब 9 से पहले पहले, जब उसके पास लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस जाने से पहले पहले ही रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस हो सकता है. मोड्स क्या है रिवोकेशन ऑफ ऑफर के? बाय नोटिस ऑफ रिवोकेशन, आपने टेलीग्राम कर दिया या आपने स्पीड पोस्ट कर दिया कि मेरे को अपना नोटिस कि मुझे अपना रिवोक करना है ऑफर. बाय लैप्स ऑफ टाइम, आपने जितने टाइम में बोला था उस टाइम में सामने वाले ने नहीं अपना एक्सेप्टेंस दिया, तो उस तरह से रिवोक हो सकता है ऑफर. बाय नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन प्रेसिडेंट, कोई आपने कंडीशन बोली थी कि फुलफिल करनी है बट वो नहीं फुलफिल करी, जैसे कि मैंने बोला था आपको कि आप मेरे को मेल पे रिप्लाई करेंगे या व्हाट्सएप पे कम्युनिकेट करेंगे, वो आपने नहीं किया. बाय नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन प्रेसिडेंट. बाय डेथ और इंसैनिटी ऑफ ऑफरर, ऑफरर की ही डेथ हो गई और या फिर वो इंसेन हो गया,
So that also makes the offer revocable. बाई काउंटर ऑफर में कंडीशनल एक्सेप्टेंस होती है, सामने वाला पर्सन जो है वो अपनी मॉडिफिकेशन या वेरिएशन बताता है टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में, सो इससे भी ऑफर जो है वो रिवोक हो जाता है. बाई नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर इन प्रिस्क्राइब्ड और यूजुअल मोड, एक्सेप्टेंस नहीं होता प्रिस्क्राइब्ड या यूजुअल मोड में, या फिर सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी हो जाती है, कुछ ऐसा इवेंट हो जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया या कुछ ऐसे केसेस उनमें रिवोक हो जाता है ऑफर. सो व्हाट आर द केसेस इन विच offer of revocation of offer can be done? By notice of revocation, by lapse of time, by non-fulfillment of condition precedent, by death or insanity, by counter offer, by non-acceptance of offer according to prescribed or usual mode, और by subsequent illegality. तो इसी के साथ हमारा यूनिट 1 कंप्लीट हो चुका है. अब हम करेंगे यूनिट 2 विच इज कंसिडरेशन. कंसिडरेशन हम नेक्स्ट यूनिट में करेंगे. सो मेक श्योर दैट यू फॉलो, यू वॉच दैट, एंड ऑल्सो प्लीज डाउनलोड द नोट्स from my Telegram channel, and also join the Telegram channel and subscribe it, and download the notes from there. Bye bye. Take care.